11th में और हो परेशान कि कैसे करेंगे चैप्टर्स को याद। हमें ट्रिक्स नहीं पता, माइंड मैप नहीं पता, हमें ये सारी चीजें नहीं पता। हमारे टीचर्स केवल लिखवाते और रटवाते हैं। तो हमारे जीव जगत के वर्गीकरण का इतिहास क्या है? पादप जगत में कौन से जीव आते हैं? ठीक है, बीजाणु किसे कहते हैं? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? आप लोगों की भौकाली मैम आ चुकी है 11th में भौकाल मचाने के लिए। तो भैया आज भौकाल मचाएंगे क्लास 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पादप जगत का वर्गीकरण का। तो इस चैप्टर को हम एक छोटे से क्विक रिवीजन से समझने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे जीव जगत के वर्गीकरण का इतिहास क्या है। ठीक है, धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उनको क्या किया गया था? उनको भागों में उनके बारे में पढ़ने के लिए उनको जगत में वर्गीकृत किया गया। जैसे सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने 1735 में द्विजगत वर्गीकरण दिया, जहां पर उन्होंने सभी जीव जंतुओं को प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड किया। उसके बाद त्रिजगत वर्गीकरण अर्नस्ट हैकल ने दिया 1866 में, इन्होंने क्या किया? सभी जीव जंतुओं को 3 जगत में वर्गीकृत किया, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। तीसरा हमारे पास है चतुर्जगत वर्गीकरण, जो एच.एफ. कॉपलैंड ने 1956 में दिया था, और इनका 4 जगत था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया। चौथा बच्चा पंच जगत वर्गीकरण, ये वैज्ञानिक आर.एच. वाइटेकर ने 1969 में दिया, जिन्होंने धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को 5 जगत में वर्गीकृत किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इस तरीके से आपको पादप जगत का इतिहास याद रखना है। तो द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। कब दिया था? 1735 में। और त्रिजगत वर्गीकरण किसने दिया था? अर्नस्ट हैकल ने। कब दिया था? 1866 में। चतुर्जगत वर्गीकरण एच.एफ. कॉपलैंड ने 1956 में दिया था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. वाइटेकर ने 1969 में दिया। लेकिन आज हमको पढ़ना है पादप जगत के बारे में। तो देखो मेरे दोस्त, पादप जगत में कौन से जीव आते हैं? तो जो बहुकोशिकीय हो, यूकैरियोटिक हो, जिनके पास कोशिका भित्ति हो, जिनके अंदर हरित लवक हो, जो स्वपोषी हो यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हो, और जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता हो, और जो अपना भोजन स्टार्च के रूप में जमा करते हो। हम उन्हें किसमें रखते हैं? पादप जगत में रखते हैं। तो याद रखिएगा, पादप जगत में कौन से जीव आएंगे? तो वे जीव जिनके अंदर बहुत सारी कोशिका यानी बहुकोशिकीय हैं, जिनका कोशिका, यूकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक सुविकसित एवं सुव्यवस्थित हो, जिसके केंद्रक के तरफ केंद्रक झिल्ली मौजूद हो, जिसमें दोहरी झिल्ली वाले सभी कोशिकांग हो, जिसका आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक के अंदर उपस्थित हो। हम उसे क्या कहते हैं? याद रखना, यूकैरियोटिक कहते हैं। अब आपको एक चीज और याद रखना कि जितने भी पादप जगत के जीव हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो सेलुलोज का बना होता है, और ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यानी प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, और ये अपने बने हुए भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। तो पादप में जितने भी आपके आते हैं जीव जंतु, उनको 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, पादप जगत में आने वाले सभी पौधों को, सभी जीवों को 2 भागों में बांटा गया। पहला बीज रहित पौधे और दूसरा बीजधारी पौधे। ठीक है, ऐसे पौधे जिनमें बीज फूल नहीं बनता उन्हें किसमें रखते हैं? बीज रहित में रखते हैं। और ऐसे जो बीज बनाते हैं, फूल बनाते हैं, उनको कहां रखा गया? तो बीजधारी में। तो हम पादप जगत को 2 भागों में बांट सकते हैं, क्रिप्टोगैमस और फेनरोगैमस। ठीक है, अब इसमें देखो याद रखना, क्रिप्टोगैमस को 3 भागों में बांटते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और हमारा जो फेनरोगैमस है इसे 2 भागों में बांटते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यानी टोटल आपको 5 पढ़ना है। याद रखना, पादप जगत यानी वह जगत जिसमें सारे के सारे पौधों को रखा गया। पौधों को 2 भागों में बांटेंगे। ऐसे पौधे जिसमें फल फूल एवं बीज नहीं बनता उसे बीज रहित पौधे यानी हम उसे क्रिप्टोगैमस कहते हैं, और ऐसे पौधे जिसमें फल फूल बीज बनता है उसे फेनरोगैमस में रखा गया है। आगे क्रिप्टोगैमस को 3 भागों में बांटते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और जितने भी हमारे फेनरोगैमस हैं उनको 2 भागों में बांटा गया, अनावृत बीजी पौधे और आवृत बीजी पौधे। अनावृत को हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं और आवृत बीजी को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अब एक एक करके हम क्या करने वाले, स्टार्ट करने वाले। थैलोफाइटा में बच्चा सबसे सरल पौधों को रखा गया है, ऐसे पौधे जिसमें जड़, तना, पत्ती, कुछ
कुछ नहीं होता, हम उसे कहाँ रखते हैं? थैलोफाइटा में। इनका शरीर थैलस के रूप में होता है। इनमें संवहन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। इनमें बीज नहीं बल्कि बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है। एग्जाम्पल में स्पायरोगायरा, यूलेथ्रिक्स, कारा, एल्गी, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? थैलोफाइटा में आते हैं। थैलोफाइटा के हम 3 भागों में बांटते हैं। हमारा एक होता है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। जितने भी हमारे शैवाल है ना, वो सारे के सारे थैलोफाइटा में आते हैं। और शैवाल 3 तरह के होते हैं, हरित शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। तो आपको याद रखना है, थैलोफाइटा में सबसे सरल पौधे आएंगे, ऐसे पौधे जिन्हें जड़, तना, पत्ती में उनके शरीर को विभेदित नहीं किया जा सकता। आपको दिखेगा ही नहीं इनका जड़ कहाँ है, तना का और पत्ती कहाँ है। इनके शरीर थैलस के समान एक थैले के रूप में होता है, जहां पर न कोई संवहन उत्तक होता है, ना ही बीज बनता है। ये बीजाणुओं के द्वारा जनन करते। दूसरा हमारा ब्रायोफाइटा, इसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं, यानी ये जल और थल दोनों जगहों पर पाया जाता है। ये जल में भी होता है और थल में भी पाया जाता है। इसे निषेचन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ये अपने नर और मादा युग्मक को जल में छोड़ता है, जो जल की मदद से मिलकर के एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। इनमें जड़ें नहीं पाई जाती, बल्कि उसकी जगह पर राइजोइड पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला, इनमें भी संवहन उत्तक यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल होगा रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया और मॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल बार बार परीक्षा में आता है। तो रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया और मॉस, ये सारे के सारे ब्रायोफाइटा में आते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर, जो जल और थल दोनों में पाया जाएगा। इसे निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होगी। थैलोफाइटा में भी संवहन उत्तक नहीं था, ब्रायोफाइटा में भी संवहन उत्तक नहीं होता। ये सबको याद रखना है। आगे की तरफ तीसरा हमारा टेरिडोफाइटा, ये पहला संवहनी पौधा है। ऐसा पौधा जिसमें संवहन उत्तक मौजूद है। इसमें जड़, तना और पत्ती तीनों पाया जाता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहन उत्तक पाए जाते, लेकिन बीज नहीं पाया जाता। ये भी बीजाणु बनाते। बीजाणु बच्चा एक कोशिकीय पतली भित्ति वाला एक सूक्ष्म संरचना होता है। ठीक है, बीजाणु किसे कहते हैं? तो एक कोशिकीय पतली भित्ति वाले सूक्ष्म संरचना को बीजाणु कहते हैं, जो आगे चल करके एक नए संतान का निर्माण करेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है फर्न, सेलेंजिनेला, ठीक है, लाइकोपोडियम। आपको ये नाम याद रखना है। ठीक है, टेरिडोफाइटा का 3 एग्जाम्पल, फर्न, सेलेंजिनेलिया और लाइकोपोडियम। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। अब देखो, ये तीनों हमारे किस में आते? क्रिप्टोगैमस में, यानी ऐसे पौधे जिनमें क्या था बच्चा? फल, फूल और बीज तीनों नहीं बनता। तीनों ही नहीं बनता। ये हमारे क्या? सबसे निम्न कोटि के पौधे। अब आते हैं हम किसमें? फेनरोगैमस, यानी ऐसे पौधे जिनमें फल, फूल और बीज तीनों बनता है। और ये 2 तरह के होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है ऐसे पौधे जिनका बीज आवरण रहित होता है, जो फल के अंदर नहीं होता है। इनका बीज क्या होता है? शरीर के बाहर होता है, नग्न अवस्था में होता है, ढका हुआ नहीं होता। इनमें फल नहीं बनता, बल्कि इसकी जगह पर शंकु पाए जाते हैं। लेकिन हाँ, इनमें जाइलम और फ्लोएम पूरी तरह से विकसित होता है। इसका एग्जाम्पल होगा साइकस और पाइनस और सेड्रस। ये नाम आपको याद रखना है। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ये हमारा पहला बीजधारी पौधों का प्रारंभिक समूह है, जिसमें बीज पाया जाता है। बस याद रखना, इनका बीज नग्न अवस्था में होता है, यानी फल के बाहर होता है। और 5वां हमारे पास है एंजियोस्पर्म, यानी ऐसे पौधे जो आवृत बीजी होते हैं, जिनका बीज आवरण से ढका होता है, फल के अंदर पाया जाता है। इनमें फूल बनता है, इनमें फल बनता है। और बीज कहाँ होता है? फल के अंदर। और इनमें संवहन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम पूरी तरह से विकसित होते हैं। जितने भी आपको पौधे दिखाई दे रहे, आम का, सेब का, गेहूं, धान, सरसों, ये सारे के सारे एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल है। और ये सबसे विकसित हमारा पादप जगत का एक भाग है। ठीक है, सबसे विकसित पादप जगत का वर्ग कौन सा होता है? तो एंजियोस्पर्म होता है। तो आपको पता चल चुका कि पादप जगत को हम 2 भागों में बांटते हैं, क्रिप्टोगैमस और फेनरोगैमस। क्रिप्टोगैमस को हम आगे चलकर 3 भागों में बांटते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फेनरोगैमस को 2 भागों में बांटते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन 5 को आपको डिटेल में पढ़ना है,
जो आपके क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की तरफ अब देखो, एंजियोस्पर्म को आगे चल करके दो भागों में बांटा जाएगा, यानी जिसमें बीज हमारा फल के अंदर होता है, ढका होता है, हम उसे क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। और यह दो भागों में बटा होता है। एंजियोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं आवृत बीजी, और यह दो भागों में बटा होता है। पहला एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। ठीक है, जिसका बीज, ठीक है, जिसके चारों तरफ केवल एक बीजपत्र होता है उसे एक बीजपत्री कहते हैं, और जिसमें बीज, जिसके बीज में दो बीजपत्र पाया जाता है उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। इनके जो पत्तियां होती हैं उनमें समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री में जालिकावत क्या होता है? शिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, ये सभी को याद रखना। इनके अंदर रेशेदार जड़ तंत्र पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री में हमारा टैप रूट यानी मूसला जड़ पाया जाता है। एक बीजपत्री को बच्चा, इनके पुष्प के 3 गुण यानी 3-3, इनका पुष्प क्या होता है? ऐसे 3-3 में भाग में बटा होता है। ठीक है, इस तरीके से 3-3 के भाग में बटा होता है, जबकि हमारा द्विबीजपत्री 4 या 5 के गुणज होते हैं। ये सभी को याद रखना है। ठीक है, एक बीजपत्री का एग्जाम्पल होगा गेहूं, धान, मक्का और गन्ना। ठीक है, और लहसुन, ये सारे किसमें आते हैं? एक बीजपत्री में। और ऐसे बीज जिनके चारों तरफ दो बीजपत्र होता है हम उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे चना, चना का जैसे छिलका हटाओगे 2 टुक्के में टूट जाएगा। मटर 2 टुक्के में टूट जाएगा। सरसों, ठीक है, तो चना, मटर, सरसों, मूंगफली, ये सारे क्या होते हैं? द्विबीजपत्री के एग्जाम्पल होते हैं। किसके? द्विबीजपत्री के एग्जाम्पल होते हैं। ये सारे को याद रखना है। तो हमने जैसा कि कहा कि पादप जगत को दो भागों में बांटा गया, क्रिप्टोगैमस जिसमें फल फूल बीज नहीं बनता, और दूसरा फेंड्रोगैमस जिसमें फल फूल बीज तीनों बनता है। ठीक है, क्रिप्टोगैमस में प्रजनन अंग छुपे होते हैं, इनमें बीज रहित होता है। इनको 3 भागों में बांटते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इनकी संख्या बहुत कम होती है। वही फेंड्रोगैमस में प्रजनन अंग स्पष्ट दिखता है, इनमें बीज पाया जाता है। इनको 2 भागों में बांटते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तो आप सभी को इन 5 के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। इनमें जड़, तना, पत्ती कैसा होता है, संवहन उत्तक कैसा होता है, बीज कैसा होता है, ये इसकी तालिका है। आप इसको भी बच्चा अच्छे से पढ़कर आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि हम इस पर एक डिटेल क्लास लेकर आए तो आप लोग कमेंट में बताना, हम बहुत जल्दी इसके लिए एक डिटेल क्लास लेकर आएंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। प्रथम संवहनी पौधा, पहला वह कौन सा पौधा है जिसमें संवहन उत्तक मौजूद था? टेरिडोफाइटा। अनावृत पौधे किस समूह में रखे जाते हैं? जिम्नोस्पर्म। ऐसे पौधे जिनके बीज ढके हुए नहीं होते हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म में रखा जाता है। और आवृत बीजी पौधों में फूल उपस्थित होता है, वो किसमें होते हैं? एंजियोस्पर्म में। समांतर शिरा विन्यास किसमें पाया जाता है? एक बीजपत्री में। और जालिका, पत्तियों में देखो, अगर किसी की पत्ती ऐसे ऐसे, ठीक है, समांतर, तो इसे कहते हैं समांतर शिरा विन्यास। और ये एक बीजपत्री पौधे होते हैं ना, उनकी पत्तियां समांतर शिरा विन्यास वाली होती है, जबकि द्विबीजपत्री की जो पत्तियां होती हैं वो जालिकावत होती हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो आर.एच. व्हाइटेकर ने दिया था। पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया? 2, क्रिप्टोगैमस और फेंड्रोगैमस। क्रिप्टोगैमस को 3 भागों में बांटा गया, सबसे पहले थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फेंड्रोगैमस को 2 भागों में बांटा गया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और इस तरीके से पादप जगत का वर्गीकरण पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, आप सभी लोगों को ये सारी चीजें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कॉमेंट में लिखोगे कि मैम इसका डिटेल वीडियो चाहिए, तो हम नेक्स्ट बच्चा इसका एक डिटेल 1 शॉट वीडियोस आपके सामने लेकर आएंगे। एक माइंड मैप रिवीजन है जहां पर 10 मिनट के अंदर हमने चैप्टर का रिवीजन करा दिया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। क्लासेस पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने ग्रुप्स, अपने दोस्तों में हर जगह शेयर करना, ताकि 11th का बच्चा जुड़ करके हमारे साथ अपनी तैयारी बढ़िया कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, मस्त रहो। निधि मैम के वीडियोस के साथ निधि मैम के इस चैनल से जुड़े रहो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।